हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BS स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ दोबारा से शेयर कर रही हूँ पार्ट 2 लिटिल लैंड डीमन का। मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला इसके लिए भी और शेयर्ड ओमेगा के लिए भी। थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए। और गाइस, जिसे इस तरह के कॉन्सेप्ट पसंद हो उन्हें ज़रूर आप लिंक शेयर कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, मैं कल एक स्लिप ऑफ टंग हो गया था। एक्चुअली जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो मेरे घर के बाहर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे शोर हो रहा था, इसलिए मैं प्रेफरेंस सुबह या फिर मिडनाइट में देती हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि तब शोर नहीं होता और मेरी गली में बहुत शांति होती है। वरना पूरे दिन मेरी गली में इतना शोर होता है, कभी ढोल बज रहे होते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है। इस वजह से मैं मोस्टली सुबह के टाइम ही रिकॉर्ड करना पसंद करती हूँ, या आधी रात को मैं रिकॉर्ड करना पसंद करती हूँ। सेकंड चीज़, मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया था। ओमेगा जो है वो वांगजी है, बॉटम जो है वांगजी है, टॉप जो है यानी कि अल्फ़ा जो है वो वेवुशन और जंगचा है। मैं गलती से भूल गई थी कि दोनों जो हैं वो ओमेगा हैं। जी नहीं, अल्फ़ा है हमारा जंगचा भी और हमारा वेवुशन है वो भी। और मैडम उनका डर यही है कि ये जो लिटिल डीमन उनके घर में आ रहा है ना, वो एक ओमेगा है। कहीं उनके दोनों अल्फ़ा बच्चों को पटा ना ले, जिनमें से एक उनका होने वाला उत्तराधिकारी होगा और दूसरा उनका सेना का सेनापति है। जिस डर से वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यहाँ पर यंग फैमिलियाँ जो है वो उस लिटिल डीमन को उनके घर आने दें। कहते हैं ना, लोगों में ये होता है कि हम सबसे प्योर नस्ल हैं, हमारी नस्ल ख़राब नहीं होनी चाहिए। सेम उनके दिमाग में भी यही कॉन्सेप्ट चलता था, वही घिसा पिटा सा। लेकिन यहाँ पर वेवुशन जो था वो अपने अंकल के ऑर्डर को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता था। वो अपने अंकल के ऑर्डर को अपनी सराखों पे रखता था और एक सेनापति को अपने से ऊपर के लोगों के ऑर्डर को बिल्कुल लॉयल्टी के साथ मानना भी चाहिए। और वह यहाँ पर स्प्लिट हो जाता है, अपनी टीम को स्प्लिट कर देता है। वो एक साथ इतने सारे बंदे घूसों के लिए निकलते हैं तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती। यहाँ पर हाहाकार मच जाता पूरे मॉर्टल रिल्म में कि यहाँ पर युनमक से उनके लिए मदद भेजी गई है। तो वो लोग चालाकी चलते हैं, कुछ कुछ टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, ताकि कुछ लोग जिन के रास्ते से होते हुए और कुछ लोग चिंगे के रास्ते होते हुए, कुछ लोग यिलिंग के रास्ते से होते हुए सीधा इकट्ठे होंगे साई टाउन में। और वहाँ से वो लोग सीधा क्लाउड रेसेस पहुँचेंगे। वहाँ से वो लोग अपनी आइडेंटिटी को और भी तरीके से गुप्त रखेंगे और यहाँ से उस लिटिल डीमन को अपने साथ लेके आएंगे। ये लोग स्प्लिट होकर निकले थे, ये मैं लास्ट टाइम आप लोगों को बताना भूल गई थी। और यहाँ पर वो नाव में बैठ जाते हैं, उनके साथ रैंडम बंदे भी नाव में बैठे हुए थे और बहुत सारे वेवुशन के साथ तो आसपास सारे लोग घिरे ही रहते थे। यहाँ पर वो लोग नॉर्मल से वस्त्र पहने हुए थे और किसी को भी पता ना चले वो सेनापति है या फिर वो युनमक लोटस पायर से है, क्योंकि लोटस पायर जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है और वहाँ पर आम लोग इतनी जल्दी से नहीं आ जा सकते। सिर्फ जियांग फैमिली ही वहाँ पर आती जाती है, बड़े रिच लोग जिनका इम्पीरियल हमारे जियांग फैमिलियाँ हैं उनसे काम होता है, या फिर जो शाही ख़ानदान है सिर्फ उन्हें ही मेन महल में लोटस पायर में आने की अनुमति होती है। बाकी के युनमक में नॉर्मल इंसान रहते हैं, जैसे कि नॉर्मल इंसान हर जगह खेती बाड़ी, खाना पीना और व्यवसाय करते हैं। यहाँ पर वेवुशन जो था वो थोड़ा सा स्केर्ड था। वो घूसों के बारे में थोड़ा बहुत ही जानता था। उसने कभी भी डीमन वर्ल्ड से कोई वास्ता नहीं रखा था, क्योंकि सारे काम जियांग फैमिलियाँ खुद ही कर लेते थे। वो मोस्टली अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखते थे। अभी सारे जितने भी कल्टीवेटर सेक्ट्स के जितने भी मालिक थे, वो सारे अपने बच्चों को ऐसे काम के लिए नहीं भेजते थे। हर बड़े काम के लिए एक बड़ा व्यक्ति ही जाया करता था। वो भी इसलिए कि कल को कोई बच्चों के साथ कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, कोई बंदी बना ले तो दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा रूल था कि अगर कोई अपने बच्चों को इधर उधर किसी भी ऐसे टेढ़े मेढ़े काम के लिए भेजता था तो सामने वाले उसके बच्चे को बंदी बनाकर, जो कि उसका होने वाला उत्तराधिकारी भी हो सकता है, अपनी कोई भी शर्त कबूल करा सकता है। लेकिन कोई भी इंसान एक सेक्ट लीडर को बंदी नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर वो सेक्ट लीडर को बंदी बनाएगा तो बाकी के पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड साथ में खड़ा हो जाएगा और उस एक इंसान के अगेंस्ट पूरे के पूरे सेक्ट आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर उस इंसान को बहुत ज़्यादा खोना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी ऐसी गलती नहीं करता था। सेम सिचुएशन ऐसी थी। विभूषण पहली बार थोड़ा सा डरा हुआ था। उसने जितनी भी चीज़ें देखी थी ना, चित्र में ही देखी थी, और वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े दानव देखे हुए थे। जैसे कि किसी का मुंह मछली जैसा है तो किसी का मुंह शेर जैसा है, किसी का मुंह कछुए जैसा है। अजीब गजीब से
गंजे गंजे से ऐसे डीमन जिनके पूरे मुंह पे बाल हैं, इस तरह की फ़ोटो देखी हुई थी और वो इस तरह का ही इंसान इमेजिन कर रहा था। यहाँ पर वांग जी ज़ोर ज़ोर से अपने घर के सारे बर्तन बजा बजा के शोर मचा रहा था, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसे पहले एक टाइम पर शिचन ने और अंकल चरण ने ये बोल बोल के डराया हुआ था कि वांग जी अगर तुम ह्यूमंस की दुनिया में जाओगे, मॉर्टल दुनिया में जाओगे, वो तुम्हें पका के खा जाएंगे। वांग जी के दिल में यही बात आ रही थी। फिर उसे बताया गया था कि वो लोग डीमंस को बहुत मारते हैं, उनके नाखून तक खींच खींच के उनकी स्किन से निकाल देते हैं। वांग जी ये सोच के तो और भी डर जाता है, जरा सा नाखून का छिलका अगर इधर उधर हो जाए तो उसके नाखूनों में कितना दर्द होता था, और वो लोग तो बेरहमी से इसके नाखून निचोड़ देंगे। मतलब यहाँ तो ये बहुत बुरी तरह से डर जाता है। फिर उसे याद आता है एक बार अंकल ने कहा था कि जिस भी डीमन को ह्यूमंस देखते हैं वो उसे पकड़ के तल देते हैं और पकोड़ा समझ के खा जाते हैं। यहाँ पर उसे याद आता है उसे किसी का नाश्ता नहीं बनना। वो और भी ज़्यादा डर जाता है और वो बार बार कहता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इसे ऐसा लगता था कि यहाँ पर जितने भी ह्यूमंस की दुनिया है वो बहुत बुरी है, वहाँ बहुत बुरी हवाएं चलती है, कुओं में लोगों को यहाँ पर फेंक देते हैं, वहाँ लोगों को तड़पाया जाता है, डीमंस को स्पेशली। उन्हें रोटी नहीं दी जाती, खाने को नहीं दिया जाता, उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। जबकि जो वांगजी और की जो डीमन प्रजाति थी ये बहुत टाइम से पृथ्वी पर रहने की वजह से रिफॉर्म हो गई थी। यहाँ पर ज़्यादातर ये लोग नॉनवेज नहीं खाते थे, वेज ही खाया जाता था, और ये लोग हर्बीवोरस टाइप में हो गए थे, जो कि हर्ब्स और बाकी चीज़ें ग्रीनरी खाकर ज़्यादा खुश रहते थे। यहाँ पर वांगची जो था वो मन में सोच रहा था उसे ह्यूमंस का नाश्ता नहीं बनना या फिर लंच या डिनर भी नहीं बनना, और वो बार बार चिल्ला कर कहता है अंकल मैं नहीं जाऊँगा, ब्रदर मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग अगर मुझे भेजना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी लाश जाएगी, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। लेकिन वो जानता था कि उसके अंकल और ब्रदर यहाँ पर उसके साथ अगर वो उनकी बातें नहीं मानेगा तो बहुत बुरा करेंगे। यहाँ पर वांगजी जो है वो जानबूझकर अपना रूप बदल लेता है। डीमंस की एक खासियत थी, जब इनकी पावर बहुत ज़्यादा चार्जअप होती थी तो ये अपने रूप बदल सकते थे। यहाँ पर ये अपने आप को बिल्कुल एक बड़ा सा बंदर जैसा दिखाता है चिंपैंजी स्टाइल में, और ये कहता है कि अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं इस रूप में उसे डरा दूंगा। यहाँ पर शिचन और चरण कहते हैं अगर तुमने ऐसी हरकतें की और जाकर मॉर्टल रेल्म में तुमने इंसानों को बिल्कुल भी तकलीफ़ दी तो वांगजी याद रखना मैं तुम्हें कभी वापस गुस्सू में नहीं आने दूंगा। वांगजी कहता है अंकल मैं जाऊँगा ही नहीं तो वापस आने का सवाल ही नहीं है। वो ऐसे कहता है और बाहर बिल्कुल नहीं आता। उसे पता था अगर वो बाहर आया तो इमॉर्टल बाइंडिंग केबल से उसके अंकल उसे बांध देंगे और चुपचाप उसकी बंधी हुई बॉडी को ये लोग ह्यूमंस के हवाले कर देंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी सब चीज़ों से डर कर सारी जगह तालिस्मान लगाकर वांगजी बड़े मज़े से अपने कमरे में बैठा शोर मचा रहा था, कभी कुछ तोड़ता कभी कुछ तोड़ता। उसे पता था उसने जिस तरह के तालिस्मान का यूज़ किया है उसके अंकल और ब्रदर बिल्कुल भी अंदर नहीं आएंगे। लेकिन वांगजी एक चीज़ भूल गया था, उसके यहाँ पर खाने की कमी थी और उसे अब भूख लग पड़ती है। पूरे दिन कमरे में बंद होने के बाद अब उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकता था। पूरे लैंड डिसाइपल्स सारी जगह खड़े थे, अंकल चिरन और उसके खुद के ब्रदर बाहर खड़े थे, और इमॉर्टल बाइंडिंग केबल, कितनी सारी इमॉर्टल बाइंडिंग केबल्स उन सबके हाथों में थी। जो भी लवांगजी को देखता वो उसकी तरफ इमॉर्टल केबल ही फेंक देता। यहाँ पर लवांगजी की अब ऐसी तैसी हो गई थी, अब उसे सच में डर लगने लगा था। अब उसका टाइम आया था जहाँ उसे बाहर जाकर सबका सामना करना था और वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था। यहाँ पर वांगजी को बहुत अफसोस हो रहा था कि वो पहले ही बाहर क्यों नहीं गया या पहले उसने खाने का स्टॉक लाकर अपने रूम में क्यों नहीं रखा। लेकिन कहते हैं ना अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सेम बेचारे वांगजी के साथ सिचुएशन थी। अब वो जैसे तैसे कर कर देखता है कि बाहर से शोर शराबा बिल्कुल कम हो गया है, तो वो सोचता है कि क्यों ना बाहर जाया जाए, बाहर से कुछ अच्छा खाना लेके आया जाए। यहाँ पर जब वो पहले बाहर देखता है तो उसके पास एक बेहोशी की दवा थी, वो यहाँ पर फेंक देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लैंड डिसाइपल्स जो थे वो बेहोश हो जाते हैं और वो बिल्कुल कार्टून की तरह एक एक पैर रखकर चलने की कोशिश करता है और बिल्कुल दबे पाँव अपने लिए खाना चुराने के लिए बस चाह ही रहा होता है कि तभी उसकी तरफ तो इमॉर्टल बाइंडिंग केबल आती हैं और उसके पूरे शरीर को बांध देती हैं। ये ऐसी केबल थी जिसका कोई भी कार्ड जो था वो लवांगजी के पास नहीं था, क्योंकि ये खुद उसके अंकल की शक्ति और उसके ब्रदर की शक्ति से बनी हुई केबल थी। और लवांगजी जानता था कि उसका कुछ भी करना अब यहाँ पर
बेफजूल है, क्योंकि उसके अंकल से तो वो जीत नहीं सकता, उसके ब्रदर से भी वो जीत नहीं सकता। तो वैसे बात है, बेचारा मरता ना क्या करता। वो बार बार उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो, मुझे खाना तो खाने दो। लेकिन उसके अंकल कहते हैं अब तुम्हें खाना इंसानी दुनिया में जाके ही मिलेगा, वहीं जाके खाना। वांगजी जान जान के मुंह बनाता है और कहता है अच्छा, अब मैं आपके लिए पराया हो गया। यही अगर आप भैया होते ना, भैया मम्मा होती तो वो भी मुझे खाना दे देती। लेकिन अंकल आप बहुत क्रूल हैं, देख लेना, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। मरने के बाद मैं मम्मा से मिलूंगा और मैं मॉम को बता दूंगा कि आपने मुझे भूखा रखा है, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई, और फिर आपको पाप चढ़ेगा, आप नर्क में जाओगे। यहाँ पर वो जैसे ही ये बोलता है ना, तो शेषन कहते हैं वांगजी क्या बोल रहे हो तुम। अंकल चरण कहते हैं तुम्हारे कहने से थोड़ी मैं नर्क में जाऊंगा, एक तो मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, और देखो इस दुष्ट को, मुझे ही नर्क में भेजने की बातें कर रहा है। वांगजी तुम तो अब गए, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, भूखे रहो अब। और चिरन अंकल गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी ज़ोर ज़ोर से कहता है अंकल मैं मजाक कर रहा था, अंकल प्लीज़ वापस आओ, मुझे भूख लग रही है, कोई तो खिला दो। यहाँ पर वो ये सब बोल रहा था, उसे बाइंडिंग केबल से बेचारे के हाथ भी बंधे हुए थे और वेस्ट के नीचे उसकी टांगें भी बंधी हुई थी। बेचारा किसी भी तरीके से हिल नहीं पा रहा था। वेवोशन यहाँ पर जैसे तैसे करके वो सारे के सारे सही टाउन में एकत्रित होते हैं, क्योंकि सबके आने और बाकी सबके जाने में घूम घाम के सबको कम से कम 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे थे, और वो फिर भी जैसे तैसे करके वो सारे के सारे वहाँ पहुँच गए थे। अब वो लोग वहाँ पर आकर विश्राम करने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि कल ही वो लोग अब निकलेंगे, और वो कल निकलने के बाद वांगजी को यानी कि उस लिटिल डीमन को रेस्क्यू कर लेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं वेवोशन बहुत ज़्यादा थक गया था, और वो उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो चल के जाए, तो वो कुछ ज़्यादा करता भी नहीं है। वो आराम से ऊपर जाता है, लेट जाता है। अब उसे नींद आ रही थी। उसे पता था कि उसे अपने अंकल का सारा काम बहुत अच्छे से निभाना है। वो अपने अंकल को निराश नहीं कर सकता। ऑब्वियस ही बात है, अंकल ने उस पर बहुत भरोसा किया है, उसे सेना नायक बनाया है, सेनापति बनाया है। यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है कि कल मुझे उस डीमन की बस्ती में जाना होगा। सही टाउन में भी डीमन रहते थे, लेकिन ये चीज़ इन लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं थी। विशन को डीमन और इंसानों में इतना कोई फ़र्क नहीं पता था। उसे ये लगता था कि शायद जो डीमन होते हैं ना, उनके बड़े बड़े कान होते होंगे, वो भयंकर से दिखते होंगे, और वो बहुत ही बदसूरत होंगे। उनकी राल टपक रही होगी, नाक निकल रही होगी। उसके मन में वांगची के लिए भी ऐसा ही ख्याल था कि कोई होगा अजीब सा आदि मानव दिखने वाला इंसान, जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं था। वांगजी बहुत ही खूबसूरत था, और वांगजी की खूबसूरती दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग जानते थे वो बहुत क्यूट है, लेकिन ये सिर्फ डीमन जानते थे। असली जो इंसान थे उन्हें वांगजी की खूबसूरती, वांगजी के अस्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और विशन जो था वो भी पूरी तरह से अनजान था। यहाँ पर वो उस दिन पूरा रेस्ट करता है, और यहाँ वांगची को घर में बांध के रखा जाता है। अंकल चरण थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाते हैं। उन्हें अब दुखी लग रही थी। वांगची ने कुछ खाया नहीं है, अगर उनके बच्चे को कुछ हो गया तो। वो भागे भागे खाना लेकर वांगची के पास जाते हैं। वांगची यहाँ पर जान के बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। यहाँ पर पहले तो उसे देख के शिचन और अंकल चरण डर जाते हैं। फिर वो जब उसकी नर्व्स देखते हैं जो कि ओके थी, फिर वो कहते हैं वांगजी एक्टिंग करना बंद करो। वांगजी फिर भी नहीं उठता, तो वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तभी वांगजी एकदम से उठ के बैठ जाता है और कहता है नहीं नहीं अंकल, खाना खाना है, भूख लग रही है। तो उसके अंकल कहते हैं तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो वांगजी, सच में। अगर मुझे पता ना हो ना तुम इतने बड़े शैतान हो, तो मैं तुम्हारे चुंगलों में आ जाऊँ, और कब का तुम मुझे धोखा दे के लल्लू बनाकर फटाफट से यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। वांगजी मुस्कुरा कर कह रहा होता है अंकल आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, शिट आप मेरी ट्रिक में हमेशा हरा देते हैं। कोई बात नहीं, मैं एक नई ट्रिक सोचूंगा जिससे आप मुझे पकड़ ना पाए। यहाँ पर अंकल चरण कहते हैं वांगजी तुम मेरे साथ ट्रिक खेल रहे हो, तुम्हें एक चीज़ नहीं पता बेटा, मैं ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए सबसे ऊपर है, क्योंकि मैं डरता हूँ तुम्हें कुछ हो जाए तो। वांगजी कहता है अंकल मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि मुझे ये डर लगता है कि वहाँ जाने के बाद इंसान मुझे खा जाएंगे। उसके अंकल समझाते हैं वांगजी इंसान बुरे नहीं हैं, सारे इंसान एक जैसे भी नहीं हैं, कुछ बुरे हैं कुछ अच्छे हैं, जैसे सारे डीमन एक जैसे नहीं हैं। जो हम इंसानों के बीच में डीमन रह रहे हैं, हम कितने
पेशेंटली यहाँ चीज़ें रह रहे हैं। लेकिन जो हमारे एंसेस्टर थे या दूसरी दुनिया के जो डीमन हैं वो ऐसे नहीं हैं। वो भी लोगों को मारते हैं, काटते हैं, खा जाते हैं, क्योंकि वो उनके रहने सहने और उनकी जीवन शैली का तरीका है। उसी तरह से इंसानों का अपना तरीका है। वो हम लोगों से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, और हम इंसानों को मार देते हैं क्योंकि हमें लगता है इंसान हमें कहीं रूल ना करने लग जाएं, हम पे जुल्म ना करें, और हम जैसे वो नहीं हैं तो हमें लगता है कि वो यूज़लेस है। और यहाँ पर जो अब हमारा वांगजी था वो मुंह बनाता है। वो कहता है बड़ा सा मुंह बनाने के बाद कि अंकल मैं जानता हूँ आप मुझसे ज़्यादा ना शिचन घर से प्यार करते हैं, तभी तो आपने मुझे ह्यूमन दुनिया में भेजने का डिसाइड किया। आप मुझसे बहुत बड़ा बदला ले रहे हैं। डोंट वरी, मैं भी एक दिन ना आपको इसी इमॉर्टल बाइंडिंग केबल से बांध करना ह्यूमन की दुनिया में भेज दूंगा। फिर देखता हूँ फिर आपका कौन पकोड़ा बना के खाएगा। यहाँ पर चिरन जो थे वो कहते हैं वांगजी चुपचाप खाना खाओ, और वो वांगजी को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। वो इतना इमोशनल फील कर रहे थे ना, जैसे मानो वो वांगजी की यहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि उसकी शादी कर रहे हों। वो बिल्कुल एक पिता की तरह फील कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांगजी कहता है अंकल रो मत, आप कितने इमोशनल हो। यहाँ पर शिचन अपने आंसू पोंछते और कहते हैं तुम कल से मुझे यहाँ दिखोगे भी नहीं। कौन करेगा इतनी बक बक बक। तुम पूरा दिन यहाँ टहलते रहते थे, लोगों को तंग करते थे, किचन से खाना चुरा कर भाग जाते थे, और तो और तुम सारे पेड़ों से जो भी फल तोड़ के लाता था उसी से छीन के भाग जाते थे, खाते थे। दिन में कम से कम 15 कंप्लेन आती थी तुम्हारे नाम की। अब कौन करेगा तुम्हारी शिकायत वांगजी। यहाँ वांगजी कहता है आपको तो खुश होना चाहिए, आपके सिर से बला टल रही है। कौन इंसान, मैंने पहली बार देखा है अंकल, कोई इंसान किसी बला से दूर जाने पर दुखी हो रहा हो। सच में आप कितने वियर्ड हैं। वैसे तो सारा टाइम मुझे डांटते रहते हैं, वांगजी ये कर रहे हो, वांगजी वैसे मत करो, वांगजी ये नहीं होता, वांगजी वैसे क्यों किया। और अब जब मैं जा रहा हूँ मुझसे छुटकारा मिल रहा है तो रो के दिखा रहे हो। ओफो अंकल आप भी ना। उसके अंकल आंसू पोंछते हैं और फिर से अपने हाथों से उसे खाना खिला रहे होते हैं। वांगजी को भी अंदर ही अंदर बहुत रोना सा आ रहा था, पर वो जानता है अगर वो रोएगा ना तो अंकल को लगेगा कि वो कितना कमज़ोर है। वो एक्टिंग में तो कितनी बार भी रो दे, लेकिन हकीकत में ना वो अपने अंकल को कभी हर्ट नहीं करता देख सकता था, इसलिए वो अगर उसे रोना भी आता था तो वो चुप हो जाता था। हाँ, किसी फालतू सी बात पे अपनी बात मनवाने के लिए रोने की एक्टिंग करना तो उसे बखूबी आता था। वहाँ तो वो किसी पे मर्सी ना दिखाए। यहाँ पर वांगजी मन में सोच रहा था कि एक बार तो अंकल कह दें कि बेटा तुझे जाने की ज़रूरत नहीं, पर ऐसा एक बार भी अंकल ने नहीं कहा। वांगजी भरपेट खाना खाता है जैसे मानो उसे इंसानी दुनिया में खाना ही नहीं मिलेगा, तो उसके आगे तो कोई घास फूस ला के रख देगा। यहाँ पर वो भरपेट खाना खाने के बाद सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि किस तरह से यहाँ पर उसे एक सडान बाहर आ गई है जिस पर उसे पालकी के अंदर रख दिया जाएगा। वो मन में सोच रहा होता है और बार बार वो लैंड डिसाइपल से कहता है मुझे खोल दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मुझे वॉशरूम जाना है, खोलो मुझे। यहाँ पर वो सब कहते हैं आपके रेंट्रेंस हम पे नहीं चलेंगे, सीधा हमें हिदायत दी है कि आपको एक बार भी नहीं खोलना, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो हम ले जाएंगे। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, छूना भी मत मुझे। यहाँ पर वांगजी को 4 डिसाइपल आकर उठाते हैं और उस बग्गी सी में रख देते हैं जो कि पूरी कवर्ड थी। अब वांगजी को वो लोग पूरा मार्च करते हुए क्लाउड रिसर्च से बाहर लेके जाते हैं मेन गेट पे, जहाँ पर ऑलरेडी विभूषण और उसके लोग आए हुए थे। विभूषण अपने आप को लो प्रोफाइल तरीके से मेंटेन किया हुआ था। वो अपना यहाँ पर मंत्र दिखाता है और उसके अलावा वो अपना एक सेनापति होने का चिन्ह भी दिखाता है, और उसके अलावा वो यहाँ पर जियांग फेमिया द्वारा लिखा हुआ लेटर भी देता है। जिसके बाद शिचन जो है वो वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था, उसका मुंह ऑलरेडी उन्होंने बंद करवा दिया था ताकि कोई भी ये रास्ते में ट्रबल क्रिएट ना करे। वो सीधा विभूषण से कहता है कि हमने मेरे भाई को एक इमॉर्टल केबल 2 इमॉर्टल केबल से बांधा हुआ है, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा, इसे कुछ होने मत दीजिएगा और इसका पूरे अच्छे से ख्याल रखिएगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, मैं आपको सौंप रहा हूँ। और इमॉर्टल बाइंडिंग केबल्स जो हैं वो अपने आप इसकी बॉडी से तब हट जाएंगी जब ये लोटस स्पायर में अंदर एंटर होगा। डोंट वरी, ये हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है, और जब हम लोगों को आभास होगा कि जो हमारा लवांगची है वो एक सेफ जोन में आ गया है और अब वो वहाँ से भाग कर नहीं जा सकता, तो अपने आप ये स्पिरिचुअल चीज़ें उसे हट जाएंगी।
यहाँ पर वो जानते थे अगर वांग जी कहीं गया तो वो गूसू वापस आ जाएगा जब तक वो डीमन टेरिटरी में है, इसलिए वो बांध के भेजते हैं। डीमन टेरिटरी ह्यूमंस की जगह आते ही वांग जी इधर उधर पजल हो सकता है, वो वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए वो लोग उसे बांध देते हैं। और यहाँ पर जो वांग जी था उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसे इस तरह से बांधा गया है। उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसे अब सीधा मारने के बाद लोग बाग एक एक बांस से टांग देंगे और उसके बाद उसे गर्म करके जलाकर उसके नाम का नाश्ता करेंगे। यहाँ पर ना ही वांग जी ने अपनी शक्ल दिखाई थी और ना ही विंग ने उस पालकी के पीछे बैठा हुआ पर्दे के पीछे कौन इंसान है ये देखा था। वो लोग सीधा उसकी पालकी को लेते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं। यहाँ पर वांग जी का मुंह भी बंधा हुआ था और वांग जी के मुंह को भी ढका हुआ था ताकि कोई भी इंसान वांग जी का चेहरा ना देखे। वांग जी एक बहुत ब्यूटीफुल सा, बिल्कुल बड़ा प्यारा सा डीमन था जिसे कोई भी देख के उसकी नीयत ख़राब हो सकती है। वांग जी अभी सिर्फ 16 साल का है और किसी की नीयत ख़राब होने पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर वांग जी जो कि एक ओमेगा था, उसकी बॉडी पे एक ऐसा तेल भी उसके ब्रदर ने लगा दिया था, तेल कहें या फिर कहें कि एक ऐसा परफ्यूम लगा दिया था जिसकी वजह से उसके जो ओमेगा सेंट है वो कंट्रोल रहे। उसको ऐसे बाइंडिंग हालत में ही उन लोगों ने ऐसी दवाई भी पिला दी थी जिसकी वजह से उसकी इतनी सारे अल्फाओं के बीच में हीट भी ना आए। यहाँ पर पूरा उसे अच्छे से मेंटेन करके ही भेजा गया था। अब देखते हैं जिस वांग जी को पार्सल की तरह भेजा जा रहा है उसके और विंग की जब मुलाकात होगी और जब वो एक दूसरे को पहली बार देखेंगे, जिन्होंने अभी तक एक दूसरे को देखा भी नहीं है, तो क्या प्रतिक्रिया होगी। विंग के मन में यहाँ पर कोई भयंकर सा क्रिएचर इंसान है जिसे पालकी के अंदर छुपाया गया है और वांग जी के मन में इंसान बहुत ही डरावने होते हैं जिन्हें उसने पालकी के अंदर से अभी तक देखा भी नहीं है। उसे लगता है कि जो इंसान है शायद उसे मार डालेंगे। देखते हैं इन दोनों के मन का डर और इन दोनों के एक दूसरे को लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।